गुड मॉर्निंग। सब लोग ऑनलाइन आ गए होंगे, ज़रा जल्दी से आ जाएं, एक बार हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस। ठीक है, पिछली क्लास में हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तक मैंने पढ़ा दिया है, शायद आप सब लोग कंफर्म होंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तक पढ़ा दिया है, उसी में फर्दर थोड़ा हमें और आगे बढ़ना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक बार मैं और आगे पढ़ाऊँगा, और बीच में आपको कोई डाउट वाउट अगर आता है मैं एक बार और आगे चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप परेशान ना हो, बिल्कुल कंफर्ट होकर पढ़ें। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाऊँगा। बीच में अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, ऐसा कुछ लग रहा है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप उसे मेरे से पूछेंगे, तो डाउट सेशन में से हम लोग रख लेंगे। क्लियर हो पा रहा होगा मेरे पास। अभी जो हमारी हेडिंग हम आज शुरू करेंगे उसका नाम है होमोलोगस। होमोलोगस सीरीज़ नाम है इसका। कई बुक्स में इसका नाम होमोजीनियस सीरीज़ भी होता है। कई बुक्स में इसका नाम क्या लिखा रहता है? होमोजीनियस सीरीज़। ठीक है, तो लिखेंगे जरा इसमें होमोलोगस सीरीज़ में लिखना है आपको। लिखना है द सीरीज ऑफ कंपाउंड, द सीरीज ऑफ कंपाउंड, द सीरीज ऑफ कंपाउंड, द सीरीज ऑफ कंपाउंड in which all members can be represented by, in which all the members, लिख दिया लोगों ने, can be represented by a general formula, by a general formula is known as homologous series, is known as homologous series। फुल स्टॉप पे लिखना characteristic of homologous series, फिर लिखना characteristic of homologous series। मैं बताऊंगा, अभी आप फिलहाल जरा कॉपी करेंगे। ठीक है, characteristic of homologous series, इसमें लिखेंगे टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स, इसमें लिखना आपको टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ सीरीज, टू कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ सीरीज, टू कंसेक्यूटिव मेंबर, लिख दिया लोगों ने, ऑफ सीरीज इज डिफर बाई, इज डिफर बाई, इज डिफर बाई CH2 ग्रुप, is differ by CH2 group and their molecular mass by 14 unit, and their molecular mass by 14 unit, and their molecular mass by 14 unit। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखना है it is present, सेकंड पॉइंट लिखना it is present must be same for all the compound, it is present must be same for all compound, must be same for all compound। थर्ड पॉइंट लिखेंगे all members of HS, होमोलोगस सीरीज के लिए लिखना HS, all members of HS have same general, all members of HS have same general method of preparation, same general method of preparation। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट लिखना all members of HS have, all members of HS homologous series have, all members of HS have similar chemical property, similar chemical property and different physical property, similar chemical property and different physical property, and different physical property, and different physical property, and different physical property। यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल इसका, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CN2N+2, यू नो वेरी वेल। अगर इसमें हमने 1 रख दिया तो सबसे पहला कंपाउंड जो बना उसका नाम मीथेन है। आप तो जानते हो क्या नाम है इसका, मीथेन है। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसमें जैसे ही आपने CH2 ऐड किया तो ये बनेगा C2H6। क्या बनेगा? C2H6। CH2 क्यों ऐड किया? होमोलोगस सीरीज मतलब क्या होता है, किसी एक कंपाउंड में CH2 का ऐड होना। तो जैसे ही CH2 ऐड करोगे C2H6 मिलेगा। एक बात ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आप इस फॉर्मूले में भी 2 रखोगे तो यही वैल्यू आएगी। इस फॉर्मूले में अगर 2 रखोगे तो सेम वैल्यू आएगी, और इस कंपाउंड का नाम है इथेन। आप जब देखोगे तो प्रैक्टिकली ये देखा गया, ये दोनों कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी सर क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ये दोनों कंपाउंड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने के मेथड क्या क्या हैं, ये
हैलोजन हैलाइड से कैसे रिएक्ट करता है, PCl के 3 के साथ कैसे करेगा, PCl5 के साथ कैसे करेगा, मतलब किस किस कंपाउंड से कैसा कैसा रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, ये इनका मतलब जो है सेम नेचर है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन की वैल्यू बढ़ने लगेगी, यहाँ कार्बन 1 है, इसका मोलर मास कम है, इसका मोलर मास ज़्यादा है, इसका मोलर मास 12 + 4 16 है, यहाँ पे 24 + 6 30 है। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आएगा। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ मोलर मास बढ़ेगा तो कंपाउंड का धीरे धीरे सॉलिडिफिकेशन की ओर नेचर जाएगा। जैसे अगर आपने कभी LPG वगैरह घर में देखा होगा तो उसमें ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन होता है। तो ब्यूटेन इज ऑल्सो कंपाउंड या ऑल्सो क्लास ऑफ कंपाउंड एल्केन, बट ब्यूटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। आप जानते हैं क्या होता है, लिक्विड होता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है इन दोनों कंपाउंडों का मोलर मास कम है तो एक गैस में है। जैसे ही ब्यूटेन पे आएंगे तो उसका मोलर मास हाई हो जाएगा, उसका मोलर मास हाई हो जाएगा। तो ब्यूटेन जो हमारा होगा थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा, उसके ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वैक्सी सॉलिड चिपचिपा हो जाएगा, वैक्सी सॉलिड होता हुआ चला जाएगा। फर्दर इसको पूरा डिटेल में हम जब एल्केन नाम का चैप्टर होगा वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी बस मैंने समझाने के लिए लिखा था। एक बार यहाँ एम्स में क्वेश्चन आया हुआ था 2013 में, जरा देखें आप। राइट लिखा हुआ है विच वन इज करेक्ट, ऐसा मान लेते हैं विच वन इज करेक्ट। ये एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर एल्केनॉल ऐसा लिखा हुआ है, फॉर एल्केनॉल। मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखता हूँ। जैसे पहला लिखा हुआ है CnH2nO2, दूसरा लिखा हुआ था CnH2n+1 OH +O, थर्ड लिखा हुआ था CnH2n+2O, और फोर्थ लिखा हुआ था, जरा देखना आप ये CnH2n+1, इस तरीके से लिखा हुआ था। और शायद ऐसा लिख देता है, सॉरी CnH2nO। इनमें से कौन सा एल्केनॉल का फॉर्मूला है? तो अगर मैं एल्केनॉल के बारे में बात करूं तो ये C2H5OH लिखा हुआ है, देख लें आप। एथेनॉल ये पहला हमने मान लिया है, ले लिया है समझाने के लिए। एथेनॉल क्या है? एक एल्केनॉल है। मैंने इन सभी फॉर्मूले में 2 पुट किया होगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में 2 पुट करता हूँ और इस फॉर्मूले में 2 पुट करता हूँ, जरा देखो। तो पहले इसमें रखता हूँ तो C2H2 × 2 देख सकते हैं आप, +2 और O लिखा हुआ है, डेट इज C2H6O, डेट इज C2H6O। और जब इसको सिंप्लीफाई करके देखूंगा तो ये बना हुआ है C2H5OH। आप देख सकते हैं सेम फॉर्मूला आया है। इसका मतलब ये सेट गलत है, केवल ये सेट सही है। कैसे पता चला ये सेट सही है? पर दोबारा सुन लें आप, कैसे पता चला ये सेट सही है? क्योंकि एथेनॉल का ये फॉर्मूला है। क्यों सर आपने एथेनॉल क्यों लिया? आप कोई भी ले लो, कोई भी एल्केनॉल ले लो और इनमें से कोई सेट में 2 रख दो। एथेनॉल लिया तो आपने, आप मेथेनॉल लोगे तो सब में 1 रख दो, प्रोपेनॉल लोगे तो 3 रख दो। सबको रखने के बाद अगर एज इट इज फॉर्मूला आता है तो बोलेंगे करेक्ट है। सर आपने ये वाला कैसे लिख दिया? ये C2H6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, लिख सकते हैं। अगर ये इस तरीके से मिल जाता है तो ये करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज 3। क्लियर हो गया? सभी बच्चों ने जरा कॉपी कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद लिखेंगे थोड़ा। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है, ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा था। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन एंड IUPAC नोमेनक्लेचर हमारी हेडिंग थी। तो अभी जो हमारी हेडिंग है मेन, उसमें लिखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर जो आज की क्लास की हमारी हेडिंग है, मतलब अब लिखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। उसमें लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जरा हमें समझना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने 2 तरीके का क्लासीफाई किया। फर्स्ट पार्ट का नाम है ओपन चेन, फर्स्ट पार्ट का नाम है ओपन चेन। यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है क्लोज्ड ऑब्लिक साइक्लिक, क्लोज्ड ऑब्लिक साइक्लिक। देखें यहाँ पे सभी बच्चे, ओपन चेन को कई बुक्स में असाइक्लिक भी लिखा होगा। केमिस्ट्री में ए का मतलब होता है नॉट, यानी नो साइकिल, ठीक है। असाइक्लिक कंपाउंड भी इसका नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है। क्लियर हो पा रहा होगा मेरी बात? ये क्लोज और साइक्लिक जो है ये 2 तरीके का होता है। इसका फर्स्ट पार्ट का नाम है एलिसाइक्लिक और सेकंड पॉइंट का नाम है एरोमेटिक लिख लेते हैं। सेकंड पॉइंट का नाम है एरोमेटिक, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, इन सारे टॉपिक को हम पूरा डिटेल में धीरे धीरे आगे क्लासों में पढ़ेंगे। यहाँ भी हम बस लिख रहे हैं क्योंकि हमारे कोर्स में है तो। और ये 2 तरीके का होता है, कौन सा? होमो, और कौन सा होता है? हेट्रो। ये भी 2 तरीके का है, कैसा? होमो और हेट्रो, होमो और हेट्रो। ये जरा जल्दी से कॉपी करना आपको। होमो और हेट्रो, दोनों ही होमो हेट्रो हैं। अभी हम थोड़ा होमो हेट्रो को समझेंगे, फिर धीरे धीरे इनको बात करेंगे, ठीक है। तो हमारी पहली हेडिंग है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है हम वो जानना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों में सेम लिखा हुआ है तो दोनों को डिफरेंस करना पड़ेगा। तो अभी हमारी हेडिंग है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। लिखना है
compound having same nature, compound having same nature, that is compound having same nature, that is all member of ring, that is all member of ring are carbon, all member of ring are carbon or similar atom, all member of ring are carbon or similar atom, all member of ring are carbon और similar atom. हेट्रोसाइक्लिक लिखेंगे, हेट्रोसाइक्लिक लिखेंगे, ठीक है. हेट्रोसाइक्लिक में लिखना है आपको एटलीस्ट वन मेंबर आर डिफरेंट. हेट्रोसाइक्लिक में लिखेंगे एटलीस्ट वन मेंबर आर डिफरेंट, एटलीस्ट वन मेंबर आर डिफरेंट, दैट इज एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ, that is at least one member of the ring, at least one member of the ring is non carbon, NONC, non carbon, ठीक है, वो कार्बन ना हो. at least one member of ring is non carbon, कार्बन ना हो. क्लियर हो गया. तो पहले जरा सा इसको देखते हैं, फिर इन सबको हम लोग देखते हैं. तो हमारी हेडिंग है, पहले लिखेंगे ओपन चेन कंपाउंड. फर्स्ट ऑफ हमारी हेडिंग है ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है. लिख दिया आप लोगों ने, सभी बच्चों ने. देखें जरा सा ओपन चेन कंपाउंड क्या होता है एक बार थोड़ा सा. ओपन चेन में 3 नाम है. जैसे पहले नाम है प्रीफिक्स एन, यहाँ पर लगा हुआ है प्रीफिक्स एन. प्रीफिक्स का मतलब जो पहले आए, ठीक है. तो अगर किसी बच्चे ने ऐसा ले लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखना है. किसी बच्चे ने ऐसा ले लिया और इसका बोलता है कि इसका क्या नाम होगा, इस पर लेके जरा सा डिस्कस करना है, किसका क्या नाम होगा ये ज़रा बताइए. तो मैं इसका नाम लिखूंगा, तो लिखूंगा एन ब्यूटेन. इसका नाम है एन ब्यूटेन. मैं एक बार बताता हूँ कैसे पता चला, एक बार जरा सुन लें आप. टोटल नंबर कार्बन की वैल्यू तो 4 है, तो ब्यूट लगाया हमने. टोटल नंबर कार्बन की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो हमने ब्यूट लगाया. और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हमने इन लगाया, तो नाम क्या पड़ा, ब्यूटेन. लेकिन एन नाम क्यों लगाया सर आपने? जब भी कोई कार्बन का चेन, थोड़ा ध्यान सुनना है, चैन नहीं, जब भी कोई कार्बन का चेन कंटिन्यूअस पैटर्न में हो, कंटिन्यूअस पैटर्न में हो, दैट इज नो ब्रांच, दैट इज नो ब्रांच, तो ऐसे वाले केस में हम एन लगाते हैं. और इस एन का सिंपल मतलब होता है नॉर्मल. मैंने समझाया आपको. कंटिन्यूअस कार्बन एटम किसी भी रेगुलर पैटर्न में हो, किसी भी रेगुलर पैटर्न में ध्यान रखना है ब्रांच ना हो, तो ऐसे वाले में हम लगाते हैं एन, और एन का मतलब है नॉर्मल. सेकेंड एक वर्ड है प्रीफिक्स आइसो. प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, जो पहले आ जाए, ठीक है. प्रीफिक्स आइसो कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए थोड़ा एक लाइन लिख लो, शायद आपको याद नहीं रहेगा. लिखेंगे व्हेन सेकंड लास्ट कार्बन एटम, व्हेन सेकंड लास्ट कार्बन एटम आर अटैच्ड विद वन मिथाइल ग्रुप. व्हेन सेकंड लास्ट कार्बन एटम आर अटैच्ड विद वन मिथाइल ग्रुप. व्हेन सेकंड लास्ट कार्बन एटम आर अटैच्ड विद वन मिथाइल ग्रुप, then the compound is known as iso लिख लेना. then compound is known as iso, या then use prefix iso, then use iso. इधर से काउंटिंग करेंगे तो सेकंड लास्ट ये है, देख सकते हैं, और सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल है. उधर से काउंटिंग किया सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल है, तो मैं यहाँ पे इसका जब नाम लिखूंगा तो केवल लिखूंगा आइसो, आइसो. और इसमें टोटल 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखूंगा आइसो पेंटेन. यहाँ पे क्या लिखूंगा, आइसो पेंटेन. उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा. इसको जरा कॉपी करना है. एक नाम और लिखना है प्रीफिक्स नियो. नियो को जरा सा लिखना है, आप देख लें. नियो में लिखेंगे व्हेन सेकंड लास्ट कार्बन एटम, व्हेन सेकंड लास्ट कार्बन एटम आर अटैच्ड विद, व्हेन सेकंड लास्ट कार्बन एटम आर अटैच्ड विद 2 मिथाइल ग्रुप्स, are attached with 2 methyl groups, are attached with 2 methyl groups. तो देख सकते हैं इधर से काउंटिंग करेंगे तो सेकंड लास्ट ये है, और इस पे 2 मिथाइल देख सकते हैं आप लगा हुआ है. तो ऐसे वाले नाम लिखने के लिए हम पहले लगाएंगे नियो, क्योंकि सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल है. और टोटल कार्बन देखेंगे तो 3 इधर और 2 ऊपर नीचे, तो लिखेंगे नियो पेंटेन. क्या लिखेंगे, नियो पेंटेन. क्लियर हो पा रहा होगा. जरा से जल्दी से कॉपी कर लें. नियो पेंटेन, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे इसको समझ पा रहे होंगे. कॉपी जरा से जल्दी से करेंगे, ठीक है. प्रीफिक्स नियो समझा दिया मैंने. अब जरा देखें, अभी हमारी मेन हेडिंग है एरोमेटिक कंपाउंड. अब जरा ये हम देखेंगे, एक बार जरा मैं फिर से समझा दूं. मैं यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड आपको केवल डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ाऊंगा,
सुन लें आप, एरोमेटिक कंपाउंड थोड़ा सा हम डेफिनेशन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 या 5 में, ध्यान सुने, सॉरी चैप्टर नंबर 3 में हम एरोमेटिक कंपाउंड पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या हुआ, इसका पूरा सब कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, केवल डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन एंड IUPAC नोमेनक्लेचर, तो इंट्रोडक्शन बस हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 में इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर चैप्टर नंबर 7 या 8 से कंटिन्यू हम लास्ट तक इसको पढ़ेंगे, यानी लास्ट में 10 चैप्टर में बार बार आएगा एरोमेटिक, तो हम 10 चैप्टर में कंटिन्यू पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे तो हमें ये पूरा कंटेंट याद हो जाएगा। यहाँ केवल क्या ये डेफिनेशन है, क्यों, क्योंकि सब कुछ यहाँ पढ़ेंगे तो कोर्स ही खत्म नहीं हो पाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। तो लिखेंगे कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में लिखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट लिखना आपको, हैविंग कंपाउंड हैविंग sp2/sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2/sp हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे दे कैन फॉलो हक्कल्स रूल, दे कैन फॉलो या दे फॉलो हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल क्या होता है, ये रूल ये है, दे फॉलो हक्कल्स रूल, ईयर n = 1 2 3 एंड इन्फिनिटी, या 1 2 3 4 एंड सो ऑन लिखा हुआ है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन लिखा हुआ है, ठीक है। हमने बस यहाँ इतना ही लिखा है। एरोमेटिक बहुत तरीके का होता है, पॉलीसाइक्लिक, समझ रहे हैं आप। इसके बाद बेंजोइड, नॉन बेंजोइड वगैरह वगैरह बहुत सारा आइटम होता है, तो हम वो सब पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे, चैप्टर नंबर 3 में से हम करेंगे। यहाँ बस डेफिनेशन लिखा है। मान लेते हैं, देखो जरा सा यहाँ पे सभी बच्चे जरा देखें, ये 2 तरीके का होता है, तो मैं जरा सा पहला केस समझाता हूँ। यहाँ पे जरा देखो, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, थोड़ा इसको देखते हैं, इसका क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए और होमोसाइक्लिक होना चाहिए। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक क्या है मैं इधर भी बताऊंगा आपको, और होमोसाइक्लिक होना चाहिए। होमोसाइक्लिक मतलब सब एक ही तरीके का होना चाहिए। अभी आपने वहाँ पर लिखा है होमोसाइक्लिक का डेफिनेशन पढ़िए, वहाँ पर लिखा हुआ है सब एक जैसा होना चाहिए, या लिखा आपने सब कार्बन होना चाहिए। तो जरा देखो, अगर किसी बच्चे ने इस फॉर्मूले में अगर n = 1 रख दिया, 4n+2 में n = 1 रख दिया किसी बच्चे ने, ऐसे ले लेते हैं, n = 1 रख दिया तो ये बनेगा 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, डेट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा, दैट इज क्या बनेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो इसका जो पहला कंपाउंड है वो ये वाला है। जरा सभी बच्चे देखें, ये दोनों कंपाउंड, ये पहला कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए 2 इधर देख सकते हैं, ये 4 और ये देखिए 5 और ये देखिए 6, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा ईजिली। इस कंपाउंड का नाम बेंजीन है। काफ़ी आगे मैं बताऊंगा क्यों है, अभी इसका नाम बेंजीन है, ध्यान रखना है। अगर किसी बच्चे ने इसी फॉर्मूले में 2 पुट किया तो 4 × 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, डेट इज़ यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना है तभी आप समझ पाएंगे। अगर किसी बच्चे ने 10 पाई इलेक्ट्रॉन लिखा तो इस तरीके से बनाएंगे, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। इसके बाद ज़रा देखें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया टोटल 6, और ये देखो 2 8 और ये देखिए 10। बच्चे को लगता है, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और बोर्ड पे देखेंगे, बच्चे को लगता है ये बॉन्ड इधर भी होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं इधर बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए बच्चे जल्दीबाजी में ये बॉन्ड समझ नहीं पाते। मैं कहना चाह रहा हूँ एक और बॉन्ड अगर इधर आपने बना दिया तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ कितना चाहिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे आया, हक्कल्स रूल के हिसाब से आया। हक्कल्स रूल कैसे है मैंने समझाया आपको। तो जैसे ही किसी बच्चे ने यहाँ पे अगर बॉन्ड लगा दिया, मतलब इस तरीके का केवल एक बॉन्ड लगाया तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो गलती से बचने के लिए कई बार बुक्स में इसको ऐसा लिखा हुआ रहता है, तो हम लोग भी इसको ऐसा लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है ये, दोबारा एक बार बोलता हूँ। हक्कल्स रूल में हमने इलेक्ट्रॉन 2 रखा, मतलब n की वैल्यू 2 रखा, शिफ्ट करके ये वैल्यू आ गई। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हमें ये याद नहीं रहेगा आगे कि कहाँ बॉन्ड लगाना है, कहीं नहीं लगाना है। तो आप समझ रहे हैं ना बॉन्ड कैसे लगाना है। ये देखिए कैसे बॉन्ड चल रहा है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, देख सकते हैं आप, फिर सिंगल, फिर डबल, सिंगल, फिर डबल, मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरीके से चल रहा है। कंजुगेशन है, यहाँ देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरीके से चल रहा है, कंजुगेशन है। तो जल्दीबाजी में हमसे गलती ना हो जाए, इसलिए हम अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, अंदर में इस तरह सर्कल बना देते हैं। जैसे इसको अगर मैं लिखता तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो ये दोनों बातें सेम है, ये लिखो दोनों सेम है, ये लिखो दोनों सेम है। कैसे पता चला दोनों सेम है, क्यों लिखो, ये चैप्टर नंबर 3 में हमें अच्छे से पढ़ेंगे। इसका नाम थ्यूल स्ट्रक्चर है, इसका नाम कैकुले है, जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। अभी बस यहाँ होता है, मान लेंगे ऐसा, ठीक है, कि ऐसी गलती से बचने के लिए हम ऐसा लिख लेते हैं। एक बात, दूसरी बात जरा सा देखें आप, इसी तरीके से मैं और एग्जाम्पल लिखूँ
तो ये देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये भी हो सकता है। अब कैसे आया ये सब अभी कोर्स में नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, मान लेंगे इस तरीके का होता है, ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर आपने मेरे से बोला कि सर और एग्जाम्पल, तो हम इस तरीके के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बोर्ड पे जरा सभी बच्चे देखते चलें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखते चलना है बोर्ड पे। इस तरीके का हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स को जब हम ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं इनको ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है सब में केवल कार्बन 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 है। अब देखिए कार्बन 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 सब जगह कार्बन है, इसलिए इसका नाम होमोसाइक्लिक है। एरोमेटिक नाम क्यों है? क्योंकि हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है। एरोमेटिक नाम क्यों है? हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो सिंस एरोमेटिक और सारे कार्बन है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड या होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इसको जरा कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जरा से देखें आप, इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया आपने। बढ़िया से बनाना है, बढ़िया से अंदर में सर्कल बनाना है। सर्कल नहीं बनाएंगे गलत हो जाएगा, क्यों बना रहे हैं मैं बताऊँगा आगे, लेकिन अभी सर्कल बनाएंगे। थोड़ा ध्यान रखना है, अंदर में सर्कल बनाना है सब में, नहीं तो गलतियाँ हो जाएंगी। इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखें, इसका पहला एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे देखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका ये है। इसका नाम थोड़ा हमें सभी याद रखना है, इन सबों का नाम थोड़ा हमें याद रखना है। जैसे पहले का नाम है पाइरोल, दूसरे का नाम जरा सा देखें प्लीज़, कोई ऑप्शन नहीं है, हमें थोड़ा याद रखना है, ये नाम थोड़ा हमें याद रखना है। यहाँ देखिए रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, देखिए रिंग के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे तो 4 और ये देखिए 6 है। बच्चा बोलता है सर यहाँ पे 4 है, ये देखिए सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों 6 पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, हक्कल्स रूल होगा, एरोमेटिक कंपाउंड को फॉलो करेगा। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर अंदर है। इसका लोन पेयर कहाँ है? बाहर है। इसका लोन पेयर अंदर है। इसको बोलते हैं, जरा देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका नाम सॉरी इसका नाम पिरिडीन था, सॉरी इसका नाम पिरिडीन है, इसका नाम पाइरोल था, सॉरी इसका नाम पिरिडीन है, इसका नाम पाइरोल है। दो कंसेप्ट जरा समझ लें। रिंग के अंदर में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि हकल्स रूल बोल रहा है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन लाओ। कैसे पता चल रहा है? 4n + 2 पाई, तो ये देखिए 6। एक और इंपॉर्टेंट बात, सिंस इस क्वेश्चन में लोन पेयर बाहर है, इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है LPL। LPL मतलब लोन पेयर लोकेलाइज, लोन पेयर लोकेलाइज, लोन पेयर लोकेलाइज। लोकेलाइज ऐसा लिखा था, लोकेलाइज का मतलब होता है दिखाई दे रहा है। और सिंस इसका एन लोन पेयर अंदर है, तो इसका नाम लिखा होगा लोन पेयर डीलोकेलाइज। डीलोकेलाइज, डीलोकेलाइज का मतलब दिखाई ना दे, डीलोकेलाइज का मतलब दिखाई ना दे, लोन पेयर दिखाई ना दे। जरा से कॉपी करना है, ठीक है, ओके, क्लियर ऊपर होगा मेरी बात। तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, इसका नाम क्या है सर? क्यों नाम है? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कैसे पता चला? रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ध्यान रखना है। एरोमेटिक होने के लिए 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन और एक साइकिल बनना चाहिए। तो साइकिल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोर्स है, निकाल के देखेंगे मिल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया। दूसरी बात, इन सभी में आप देख सकते हैं कि रिंग के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं कैसे आता है, पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है अब तो। दूसरी बात, मैंने बोला कि एरोमेटिक में 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही क्यों लेना है, नहीं होगा तो क्या होगा, होने से क्या होता है, ये सब हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। एक दिन में एक ही सारा काम थोड़ी ना हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करते हैं धीरे धीरे। एक बात, दूसरी बात, इसका नाम पिरिडीन है, इसका नाम पाइरोल है, ये नाम थोड़ा हमें याद रखना है। लोन पेयर जिसका बाहर उसको लोकेलाइज बोलना है, लोन पेयर जिसका अंदर उसको लोन पेयर डी लोकेलाइज बोलना है। ये थोड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा ये है इसका, जरा देख लें आप, बताइए, चलिए इधर देखिए, इधर इसमें देखिए एक लोन पेयर बाहर है और एक लोन पेयर अंदर है। बाहर अंदर सर क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। इसका नाम है फ्यूरेन, इसका क्या नाम है? फ्यूरेन। इसी तरीके से एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, इसमें देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है, और 6 इलेक्ट्रॉन। इसका नाम है थायोफिन, इसका क्या नाम है? थायोफिन। इसको ज़रा जल्दी से कॉपी करना है, इसका नाम है थायोफिन। ये ज़रा जल्दी से कॉपी करना है आपको, रफ कर रहा हूँ ये थोड़ा कंटेंट। फिर नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। लिखेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, लिखेंगे इसमें ऑल द साइक्लिक कंपाउंड्स, all the cyclic compounds which are not aromatic, all the cyclic compounds which are not aromatic, which are not aromatic are known as alicyclic compound,
आर नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड, आर नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, मैं थोड़ा इधर कंपेयर करूँगा तो पहला जरा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है होमोसाइक्लिक, सभी बच्चे देखें, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए ये होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। एग्जाम्पल देखते चलो, मैं दोनों को कंपेयर करके बताऊँगा। अभी बस आप देखते चलो एग्जाम्पल, मैं कंपेयर करूँगा कैसे, क्या यहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, सब मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस फ़िलहाल देखते चलें। ठीक है, ये सब मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप परेशान ना। ये इस तरीके से लिखा हुआ है। इधर ज़रा देखो, ये रफ़ है, इधर की कंटेंट पूरे रफ़ हैं, आप तो जानते हो। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं और इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं। और कर देता हूँ, ये दोनों सेम है क्या? ये दोनों कंपाउंड सेम है क्या? क्या दोनों कंपाउंड सेम है क्या? जरा एक बार देखो पहले, इसका नाम क्या है भूल जाओ। क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है क्या? नहीं। कैसे पता चला नहीं है? इसके अंदर रिंग में डबल बॉन्ड है क्या? नहीं। क्या रिंग में यहाँ डबल बॉन्ड है? कितने डबल बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। यहाँ कितने डबल बॉन्ड है? एक भी नहीं। 3 डबल बॉन्ड को ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी मैंने एरोमेटिक में समझाया, तो मैं समझाना ये चाहता हूँ, ये दोनों कंपाउंड देखने में सेम लग रहे हैं लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डबल 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 है, इसके अंदर नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें डबल 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 है तो हकल्स रूल को फॉलो करेगा। क्या ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं। सिंस ये कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, अंदर में डबल बॉन्ड, यहाँ देखो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये देखिए डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरीके से बार बार चल रहा है, तो इसको बोलेंगे एरोमेटिक है। क्या इसमें ऐसा कोई कंजुगेशन फॉलो हो रहा है क्या? ऐसा कोई लाइन आ रहा है क्या? कंजुगेशन मतलब लाइन ऐसी रिपीट हो रही है क्या? नहीं। तो हम बोलेंगे ये वाला मॉलिक्यूल जो है एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक एरोमेटिक इज द बेसिक डिफरेंस। एलिसाइक्लिक जस्ट अ नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक इज बोल सकते हैं कि फॉलोड हकल्स रूल एज वेल एज sp2/sp हाइब्रिडाइज। क्लियर हो पा रहा होगा, मैंने शायद समझा दिया। सिंस इसमें सब में कार्बन 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 प्रेजेंट है, इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम होमो है। और एलिसाइक्लिक इसलिए है क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है तो ये एरोमेटिक नहीं है। क्लियर हो गया? तो जरा इसको कॉपी कर लेंगे। और ये एलिसाइक्लिक नहीं है, ये एरोमेटिक है, मैंने जानबूझ के कंपेयर कराने के लिए लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग लिखेंगे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इसको रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ जरा देखें, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का जो पहला एग्जाम्पल है ये है, यहाँ पे देखते चलो। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है। थर्ड एग्जाम्पल जरा से देखें आप, वो ये है। इसके बाद ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखते चलें जरा सा, ये एग्जाम्पल है। कमिंग एग्जाम्पल ये है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है, लिख लेंगे। मैं इन सबों को पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा, अभी तो बस हम फिलहाल कॉपी कर रहे हैं। आप में से सोच के बताना है 2-3 लोगों को, क्या ये वाला एग्जाम्पल, अच्छे से देखो नोट्स में लिखा हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल सेम है क्या? ये दोनों एग्जाम्पल सेम है क्या? ज़रा देखें एक बार आप, ये दोनों एग्जाम्पल सेम है क्या? नहीं। देखो इस नाइट्रोजन को अगर आपको डाउट है तो, क्या नाइट्रोजन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या sp हाइब्रिडाइजेशन है? नहीं। हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं, हक्कल्स रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बाद ज़रा देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालेंगे, इसका हाइब्रिड यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इसमें टोटल सिग्मा कितना है? 3, लोन पेयर कितना है? 1, डेट इज़ 4। अब 4 है, तुम क्या बोलेंगे? sp3। 4 है, तुम क्या बोलेंगे? sp3। क्लियर हो पा रहा होगा? यहाँ आएंगे तो जरा देखो क्या है, यहाँ पर जरा देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 है। ये हक्कल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है, हक्कल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है। सर कैसे पता चला sp2 है? पिछले क्लास में हमने देखा था कि डबल सिंगल और लोन पेयर आ जाए, डबल सिंगल और लोन पेयर आ जाए तो ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन बदल जाता है, ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन बदल जाता है। और आपको याद होगा ये इस तरीके का हो जाएगा। और जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन केवल और केवल क्या आएगा? sp2 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो ये वाला पार्ट कौन सा है? एरोमेटिक। ये वाला कौन सा पार्ट है? एलिसाइक्लिक। तो ये एलिसाइक्लिक है। और हेट्रोसाइक्लिक क्यों है सर ये? क्योंकि एटलीस्ट 1 मेंबर आर डिफरेंट, एटलीस्ट 1 मेंबर आर डिफरेंट। इसमें कोई ना कोई एक एटम डिफरेंट है, जिससे ऑक्सीजन 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 लगा हुआ है, या नाइट्रोजन यहाँ सल्फर लगा हुआ है, कोई एक एटम डिफरेंट आ जाएगा तो ऐसे वाले को हम लोग बोलेंगे
एलिसाइक्लिक, अंदर रिंग में ऐसे कुछ कंजुगेशन आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से जरा इसे कॉपी कर लीजिए, एक बार जरा समय कंटेंट आप लोगों का देख लेता हूँ। आप लोग मैसेज कर रहे हैं थोड़ा, उसको फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छे, सही लिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको बढ़िया से? पूरा रफ कर रहा हूँ इधर। ठीक है, इसको भी रफ कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, एक और टॉपिक जरा हम करेंगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है जिसका नाम है एलिफैटिक कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पर थोड़ा लिखेंगे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इस पर वैसे लिखो, याद रखें थोड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है, याद रखें। इस पर लिखेंगे इसमें केस 1 फॉर हाइड्रोकार्बन, इसमें लिखना है केस 1 फॉर हाइड्रोकार्बन। इसमें लिखेंगे इफ़ बेंजीन रिंग दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड is present then compound is aromatic while if aromatic is absent then compound is aliphatic compound. बोर्ड पे देखेंगे, समझाता हूँ ये क्या लिखा मैंने। लिखा है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक आ जाए, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग आ जाए, तो उसको बोलना है एरोमेटिक। उसको क्या बोलना है? एरोमेटिक। तो ये ऊपर के जो 3 एग्जाम्पल हैं ये कैसे हैं? एरोमेटिक हैं। नीचे के जो 3 एग्जाम्पल हैं ये कैसे हैं? एलिफैटिक हैं। नीचे वाले 3 एग्जाम्पल एलिफैटिक कैसे पता चला? नीचे वाले जो 3 एग्जाम्पल है एलिफैटिक कैसे पता चला? क्योंकि इन तीनों मॉलिक्यूलों में जो यहाँ 3 मॉलिक्यूल बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इन तीनों मॉलिक्यूलों में क्या बेंजीन रिंग है? नहीं है। सर बेंजीन रिंग मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग का मतलब आज से ध्यान रखना है कि इस तरीके का लिखा हुआ, या बेंजीन रिंग का मतलब है इस तरीके का लिखा हो, इसका नाम बेंजीन है। क्या बेंजीन रिंग ऐसा बना हुआ है क्या कहीं? नहीं। सर ये बना हुआ है, कोई बच्चा बोलेगा तो गलत है। क्या ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है? नहीं है। इसके अंदर डबल बॉन्ड है, इसके अंदर सब जगह सिंगल बॉन्ड है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। केस वन में बस इतना लिखा हुआ है कि कोई ऐसा कंपाउंड जो बेंजीन रिंग नहीं हो वो एलिफैटिक है, लेकिन अगर बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिक है। तो हमने ऊपर लिख दिया एरोमेटिक या एलिफैटिक। चलिए केस 2 लिखेंगे। लिखना इफ़ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, केस 2 है। इफ़ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, उसमें लिखना आपको इफ़ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट में लिखना if Fg functional group is directly attached to aromatic compound, then compound is aromatic, while if Fg functional group, मैं एक बार पूरी लाइन रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। इफ़ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, हमारी हेडिंग थी, उसमें लिखना था हमें इफ़ Fg फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग देन कंपाउंड इज एरोमेटिक, वाइल इफ Fg इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग देन कंपाउंड इज एलिफैटिक, देखें इसमें क्या फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट लिंक है बेंजीन रिंग से? रिंग में सर्कल बनाना है, अगर सर्कल नहीं बनेगा तो गलत हो जाएगा। रिंग में सर्कल बनाना है। क्या बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH लिंक है? बिल्कुल है। तो ये वाला कौन सा होगा? ये सब कैसे होंगे? एरोमेटिक। कैसा होगा ये? एरोमेटिक। यहाँ पे अगला देखते हैं, ये कैसा है? एरोमेटिक, जो कि डायरेक्ट लिंक है, देख सकते हैं आप। चलो यहाँ देखो आप थोड़ा सा और एग्जाम्पल, ये भी
कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन, डायरेक्ट लिंक है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, चलिए यहाँ जाइए, COOH, क्या बेंजीन रिंग से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट लिंक है? यस, फंक्शनल ग्रुप कौन है? COOH। लेकिन यहाँ देखें क्या इस बार फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट लिंक है क्या? नहीं। फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH। क्या डायरेक्ट लिंक है क्या? नहीं। बीच में क्या है? कार्बन है। बीच में कौन है? CH2 है। बीच में कौन है? CH2। तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिफेटिक। इसको हम क्या बोलेंगे? एलिफेटिक। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ जरा देखो सभी बच्चे, मैं काफ़ी आगे बताऊँगा ऐसा क्यों हुआ है, अभी उसका समय आया नहीं है, तो अभी हम लोग बस ऐसा लिखेंगे। ये कैसा है? एलिफेटिक। क्या ये एल्डिहाइड डायरेक्ट लिंक है? ये CHO इससे डायरेक्ट लिंक है क्या? नहीं, तो हम बोलेंगे एलिफेटिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल जरा से देखिए, क्या बेंजीन रिंग से इस बार NH डायरेक्ट लिंक है क्या? नहीं, तो ये एलिफेटिक है। यहाँ पे NH डायरेक्ट लिंक है, यहाँ पे NH के बीच में एक कार्बन आ गया है, ठीक है। मैंने देखा ऐसा पढ़ाते हुए, मेरे को तो 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने देखा जो नालायक रोड छाप टीचर हैं, आप उनसे पूछोगे इनमें से कौन सा एलिफेटिक है, कौन एरोमेटिक है, तो बोलेंगे दोनों ही एरोमेटिक है। वो क्या बोलेंगे? दोनों ही एरोमेटिक है। उनको अच्छे से पढ़ाने नहीं आता है, उनको बताना चाहिए कि ऊपर वाला केवल एरोमेटिक है, नीचे वाला एलिफेटिक है। नीचे वाला एलिफेटिक होने का रीज़न ये है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लिंक नहीं है। अगर बेंजीन से डायरेक्ट लिंक हो जाएगा, जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लिंक हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक। और जब डायरेक्ट लिंक नहीं हुआ, बीच में कोई कार्बन की चेन वगैरह आ जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे एलिफेटिक। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ठीक है, रफ करें एक बार। तो अब तक हमने क्या क्या कर लिया है एक बार जरा से सुन लेते हैं, फिर थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। बिगनिंग में हमने स्टार्ट किया था IUPAC नोमेनक्लेचर से पहले इंट्रोडक्शन क्या क्या होता है वो सब हमने धीरे धीरे थोड़ा देखा था। 3-4 कंसेप्ट थोड़ा सा और NCERT का हम देख लेते हैं, जिसमें एक कंसेप्ट का नाम है, जरा से देखें, वाइटल फोर्स थ्योरी। एक कंसेप्ट का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी, आप देख लेना। इसे हमने शायद पढ़ा दिया होगा या नहीं पढ़ाया है, तो मैं इसे जरा एक बार दोबारा पढ़ा दे रहा हूँ। वाइटल फोर्स थ्योरी में होता क्या है, इस कंसेप्ट को ब्रिजिलियस ने दिया। जरा यहाँ देख लें, सुन लें, ये सब आएगा नहीं एग्जामिनेशन में। ब्रिजिलियस ने ये बोला कि कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ सुन लें आप, इससे ऑर्गेनिक प्रिपेयर्ड नहीं किया जा सकता है। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वर्जिलियस ने इसकी डिस्कवरी करी है, और वर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट ने बस इतना ही बोला है कि कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक नहीं बना सकते हैं। दैट इज ऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक बन सकता है। इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक बन सकता है। ब्रिजिलियस का ही एक स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रेडरिक ओहोलर। क्या नाम है इसका? फ्रेडरिक ओहोलर। तो हमने केवल ओहोलर लिख लिया। ओहोलर आता है और वो क्या करता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेता है और उसको हीट करता है और उसको कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक बना देता है। एक बार दोबारा बोलता हूँ, वर्जिलियस ने बोला कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक नहीं बन सकता, मतलब ऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक बनेगा। लेकिन एक और साइंटिस्ट आता है जो इसी का स्टूडेंट है और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हिट करके बना देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था NH2CO, यहाँ पे लिखा हुआ है NH4CON। इसका नाम है अमोनियम साइनेट। इसका क्या नाम है? अमोनियम साइनेट नाम है। और इसको हिट किया तो उसने यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। उसने इसको हिट करके यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। ये जो यूरिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड था और जो ये अमोनियम साइनेट था इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो वर्जिलियस ने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज अमोनियम साइनेट को हिट किया और यूरिया में इसने कन्वर्ट कर दिया। अब जब ध्यान से देखेंगे तो कुछ हो नहीं रहा है, केवल यहाँ से 2 हाइड्रोजन इधर आ रहा है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ नहीं रहा, और इधर से 2 हाइड्रोजन उधर जा रहा है बस। आप देखो ध्यान से, ये 2 हाइड्रोजन इधर आ गया, यही बना है यहाँ पे। तो बेसिकली मैं समझाना ये चाहता हूँ आपसे कि यूरिया यहाँ पे जो बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन उधर जा रहा है, उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। काफ़ी आगे आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। और कई बुक्स में इस बात को ऐसे भी लिखा रहता है, आप थोड़ा देख लेना, गलती मत करना, नहीं तो ऐसा लगे कि अरे सर ने कुछ गलत पढ़ा दिया। कई बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है, बोथ आर द ट्रू। कर लेंगे सर हमारे हिसाब से, ठीक है। एक कंसेप्ट ये समझाना था, इसको ज़रा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, रफ करो इसको। कैन आई? यस सर। एक टॉपिक और थोड़ा देख लेते हैं पहले, आज की क्लास तक आते आते, फिर थोड़ा हम लोग शुरू जो करना है उसको करेंगे। यहाँ देखिए, अगली हमारी हेडिंग है, टॉपिक का नाम है रेडिकल। क्या नाम है? रेडिकल। रेडिकल 2 तरीके का होता है, ज़रा देखिए। फर्स्ट टाइप का नाम है एल्काइल। फर्स्ट टाइप का नाम है एल्काइल
और दूसरे का नाम है फंक्शनल ग्रुप। दूसरे का नाम है फंक्शनल ग्रुप। दूसरे का नाम है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्या मैसेज है एक का जरा पढ़ लें, वेट करें जरा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का सिंबल जो होता है वो आर होता है, फंक्शनल ग्रुप का जो सिंबल होता है उसे एक्स बोलते हैं, और दोनों के आगे ऐसे डैश लगा देते हैं। एल्काइल ग्रुप का सिंबल क्या है, आर। डैश क्यों लगाया है मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी डैश लिखेंगे इस तरीके का। ठीक है, अभी डैश लिख लेंगे। हो गया क्लियर? रफ करूँ इधर। अभी हमारी फर्स्ट हेडिंग है एल्काइल ग्रुप। फर्स्ट हमारी हेडिंग है एल्काइल ग्रुप। बोर्ड पे जरा सभी बच्चे देखेंगे, जब भी कहीं एल्केन, एल्काइल ग्रुप हमारी पहली हेडिंग है, जब भी किसी एल्केन में से अगर आपने एक हाइड्रोजन हटाया तो नाम बनता है एल्काइल। यहाँ देख लो, जब भी किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एल्काइल बनेगा, और किसी एल्काइल में एक H+ को जोड़ देंगे तो ये बनेगा एल्केन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, जैसे एग्जांपल यहाँ पे है C2H5, यहाँ पे जरा देखें C2H6 लिख लेते हैं, सॉरी, जिसका नाम इथेन होता है, जिसका नाम इथेन होता है। कैसे पता चला ये वाला सही है? क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्काइल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ध्यान रखना है, एल्काइल का फॉर्मूला ये होता है, ये क्या है इसका जनरल फॉर्मूला, गर्लफ्रेंड नहीं, क्या है जनरल फॉर्मूला। इसका जब भी नाम लिखते हैं तो लिखते हैं ALK+ANE, और इसका जब भी हम फॉर्मूले में नाम लिखते हैं तो लिखते हैं ALK+YL, ALK+YL। इसका नाम लिखते हैं ALK+ANE, इसके लिखते हैं ALK+YL, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे C2H6 आया है, और जैसे ही आप ध्यान से देखोगे, जैसे ही आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 पुट कर दोगे तो बनेगा C2H5। क्या बनेगा? C2H5। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है इसमें से एक हाइड्रोजन निकला तो ये बना, और इसमें अगर एक हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे तो ये बनेगा। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, हमारी मेन हेडिंग एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल का डेफिनेशन क्या है? व्हेन एल्केन में से, या ऐसे बोल सकते हैं व्हेन एल्केन, कुछ भी बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे लिख लेना। एल्केन में से एक हाइड्रोजन बाहर जाए तो एल्काइल, एल्काइल में एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, नाम लिखते हैं ALK+ANE। जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 है, नाम लिखते हैं ALK+YL। थर्ड बात कि इसमें से अगर हमने 2 पुट किया तो ये नाम आएगा, इसमें 2 पुट किया तो ये नाम आएगा। मैंने बोला एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो ये बनेगा, एक हाइड्रोजन कम कर दो, अधिक कर दोगे तो ये बनेगा। इसका जब नाम लिखते हैं तो इसका नाम लिखते हैं एथ और YL। YL क्यों लगाएं? एथ यहाँ रहा और YL हम इसके नाम में लगाते हैं। क्या नाम लगाएंगे? YL लगाएंगे। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो आप जानते हैं एल्केन का मतलब कार्बन में सिंगल बॉन्ड, और 6 हाइड्रोजन ऐसा ड्रॉ करेंगे क्योंकि 6 हाइड्रोजन लिखा हुआ है, और इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो ज़रा देखें आप, जब एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे डैश क्यों लगाया है, एल्काइल ग्रुप में डैश क्यों लगाया है, मैंने समझा दिया शायद। इसमें से एक हाइड्रोजन कम होगा तो ये बनेगा, अगर आपने इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया? इसी तरीके से ज़रा यहाँ देखो, सभी बच्चे देखेंगे, इसी तरीके से इसका नाम है N प्रोपाइल। देखते चलना है। तो जैसे ही इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो इसका नाम होगा, सॉरी, इसका नाम है N प्रोपेन, तो इसका नाम बनेगा N प्रोपाइल। सर इसका नाम N प्रोपेन कैसे पता चला? कंटिन्यूअस रेगुलर पैटर्न में चेन हो तो नाम लिखने से पहले हम N लगाते हैं, नाम लिखने से पहले हम N लगाते हैं तो N प्रोपेन लिखेंगे। इसी तरीके से इसका नाम जरा देखें N ब्यूटेन है, तो अगर इसमें से हम एक H+ को बाहर कर दें, थोड़ा ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम है N ब्यूटाइल। इसी तरीके से किसी बच्चे ने इस तरीके का लिया, इस तरीके का लिया आपने, तो इसका नाम है इसका नाम है आइसोब्यूटेन। आइसोनियो कैसे पता चला? मैंने पढ़ाया है, इसमें से एक H+ बाहर आप कर दोगे तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल, क्या नाम होगा? आइसोब्यूटाइल। कैसे पता चला? आइसोब्यूटेन, देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन से हटाएंगे तो YL बनेगा, तो एन तो YL, बस ये आ रहा है, इसको रफ कर रहा हूँ। इसी तरीके से एक दो कंसेप्ट थोड़ा और देखो। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे ने, यहाँ पर देखते हैं ये जो आइसोब्यूटेन वगैरह लिखा होता है, इसी तरीके से किसी बच्चे ने अगर एल्कीन लिया और इसमें से H+ को बाहर कर दिया तो नाम आएगा एल्किनाइल। जैसे ये देखिए, चलिए इसका नाम है मिथनाइल, या इसी का कई बुक्स में नाम थोड़ा एक और लिखा रहता है
मिथाइलिडीन, ऑल आर द ट्रू। इसी तरीके से इस तरीके का नाम है इथेनाइल, या इसी का नाम लिखा होगा इथाइलिडीन। ठीक है, कैसे पता चला सर ये बनेगा? आप बताओ, क्या ये एल्कीन है? बिल्कुल है। क्या ये एल्कीन है? इसका क्या नाम है? इथीन। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। ओके, कॉपी कर लेंगे इसको ज़रा जल्दी से, इधर रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इधर कंटिन्यू थोड़ा लेक्चर हम लोग लेके करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी हेडिंग है फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद हमारी हेडिंग है फंक्शनल ग्रुप। तो मेन हमारी हेडिंग लिखना फंक्शनल ग्रुप, पूरा फॉर्म लिखना, पूरा फंक्शनल ग्रुप FG ब्रैकेट में लिखना। फंक्शनल ग्रुप पूरा लिखना, फिर लिखना ब्रैकेट में FG। थोड़ा इसको भी कर लेते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप जरा समझ लो क्या होता है ये। यहाँ पे देखो 3 कॉलम बनाना है ऐसे आपको। मैं एक ही जगह खड़ा होकर लिखूँगा, आप देख लेना। पहले में लिखना है यहाँ पे सिंबल, यहाँ लिखना है नेम, यहाँ लिखना है स्ट्रक्चर। चलो पहला देखो, यहाँ पे OH नाम है, एल्कोहल नाम है इसका, ये इसका स्ट्रक्चर है। दूसरा है COOH नाम है ओइक एसिड, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरीके से बनेगा। फटाफट लिखना जरा जल्दी जल्दी। ठीक है, अगला है COOR, R मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, इसका नाम है एस्टर, लिखा हुआ है ESTER। इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, इसका मतलब होता है एल्काइल, इसका मतलब है एल्काइल। अगला लिखा हुआ है COX, इसका नाम होता है ऑयल हैलाइड, और इसका नाम लिखेंगे तो COX, हियर X इक्वल टू FClBr और I, FClBr I। X का मतलब होता है हेलो, X का मतलब होता है हेलो, वेयर X इक्वल टू सेम लाइन रिपीट, X इक्वल टू सेम लाइन रिपीट कर देना। फिर डैश R, जिसका नाम है वाइयल। डैश R का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसका नाम वाइयल है, अभी हमने एल्काइल ग्रुप में पढ़ा था। इसके बाद 3 कॉलम इधर बना रहा हूँ, देख लो जरा सा, स्पेस नहीं था तो ये लिखना है आपको। इसका नाम है एन, इसका नाम है इन, इसका नाम है आइन, इसका नाम है आइन। सभी बच्चे बोर्ड पे देखते चलें। इसका नाम है ईथर, इसका नाम है ईथर। इसका नाम है अमाइन, इसका नाम है अमाइन। इधर रफ कर अमाइन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, क्योंकि अमाइन का एक स्ट्रक्चर बनाना था। यहाँ देखें, कॉपी करेंगे जरा जल्दी से। अगर मेरे अगर मेरी स्पेलिंग वगैरह आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से पूछ लिया करेंगे, मैं बता दूँगा। NH2 अमाइन लिखा हुआ है, NH2 हमने अमाइन लिखा है। इसके बाद देखें यहाँ पे लिखा हुआ S, इसका नाम है थायोईथर। SH, जिसका नाम है थायोल, या इसी का नाम है मरकैप्टो। CONH2, डेट इज़ यहाँ लिखा हुआ है अमाइड। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CON पे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद देखें इसका नाम है ये लिखना या ये लिखना एक ही बात है। इसका नाम है फिनाइल। फिनाइल का स्ट्रक्चर ये होता है, फिनाइल का ये स्ट्रक्चर होता है। ऐसे क्वेश्चन मार्क लिखना, ठीक है, खाली है, वहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं है। फिनाइल ऐसे लिखना, फिनाइल क्वेश्चन मार्क मतलब वहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखना है, वहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, अभी बस हम लिख रहे हैं फिनाइल। हम क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमें याद रहे। फिनाइल के बाद लिखना है अगला आपको C≡N साइनाइड। ये वही साइनाइड है जिसको खाते ही नहीं, परमेश्वर से मिलन हो जाता है आपका, बस। इसका नाम है आइसोसाइनाइड, इसका नाम है आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद कितने हुए जरा काउंट कर लें एक बार जल्दी से, एक बार जरा काउंट कर लें और मुझे एक बार काउंट करके बताएं। OR एल्कोक्सी, SO3H,
सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है। अगला है NO, नाइट्रो, नाइट्रोसो इसका नाम है, इसका नाम नाइट्रो है। NO नाइट्रोसो, NO2 नाइट्रो, NO नाइट्रोसो नाइट्रो। ये बार जरा काउंट कर लें आप, थोड़ा मैं एक बार जरा सा रिकॉल करता हूँ कितने हुए, जरा सा देख लेते हैं। हाँ लिख दिया हमने, थायो अमाइड ये सब लिख दिया, और एनहाइड्राइड एक बचा हुआ है, जरा देखो इसका एक थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। इसका नाम है ओइक एनहाइड्राइड, और जब इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जरा सा देखो ऐसा बनेगा। देखो C2 2 ऑक्सीजन, तो C2 और 2 ऑक्सीजन, और ये ऐसा लगा हुआ है, 2 बार C 2 बार ऑक्सीजन, एक बाहर ऑक्सीजन। ये जरा कॉपी करेंगे, 2 बार C 2 बार O और एक बाहर ऑक्सीजन। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने। तो इस तरीके का हमने ये सारा टॉपिक कर लिया है। इसी में थोड़ा और पेजेस छोड़ देंगे, बीच बीच में मेरे को एक आध और नाम याद आएगा तो मैं ज़रा लिखवा दूंगा, इसके लिए थोड़ा और पेजेस को हम छोड़ देंगे। देखो जैसे अभी 2 और याद आ गया, अभी आपको बताऊँ। पहला याद आ गया CHO, इसका नाम है एल्डिहाइड। ये देखो C डबल बॉन्ड O कीटोन, C डबल बॉन्ड O कीटोन, इसलिए थोड़ा सा और स्पेस इसी में छोड़ देंगे, और याद आएगा तो मैं लिख दूंगा इसमें C डबल बॉन्ड O कीटोन CHO एल्डिहाइड। थोड़ा इसी में स्पेस छोड़ देंगे, मेरे को याद आएगा तो मैं इसमें कंटिन्यू लिखवा दूंगा, आप चिंता ना करें। कैसे याद आएगा, पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा आ जाएगा तो लिख देंगे हम लोग। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारी हेडिंग लिखना है अब, मेन हेडिंग IUPAC लिखना है। IUPAC, IUPAC मतलब ऐसे लिखना है, IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन। फर्स्ट हमारी हेडिंग है IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन, IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन। ठीक है, IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन लिखना। इसके बाद इसी में छोटी और हेडिंग करना थोड़ा सा, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन IUPAC, IUPAC। देखो IUPAC नाम लिखने के लिए ज़रा सभी बच्चे देखें, रूल ये है, सबसे पहले लिखना चाहिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये सब क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा। फिर लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब जो पहले आए, प्रीफिक्स का मतलब जो पहले आए, प्लस लिखते हैं हम रूट वर्ड, प्लस क्या लिखते हैं हम रूट वर्ड, प्लस रूट वर्ड जरा यहाँ पे देखो। फिर क्या हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये हमारा रूल है IUPAC लिखने के लिए। ये हमारा एक रूल है जिसको हम थोड़ा फॉलो करेंगे, बुक्स में लिखा हुआ नहीं होगा लेकिन इसको हम फॉलो करेंगे। IUPAC लिखने का क्या मेथड है, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सबों को ज़रा सा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लोकेंट, लोकेंट यहाँ पे थोड़ा एक लाइन और आगे लिख लेना, यहाँ पे लिखना पहले लोकेंट, लोकेंट यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेंट। लोकेंट क्या होता है जरा सा देखना, आप देख लो फिर लिख लेना। मान लेते हैं जैसे यहाँ पे कोई नाम है, आपको नाम तो अभी आता नहीं, आप बस लिखते चलो, आपको नाम अभी आता नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नाम लिखेंगे। जैसे इसका नाम बुक्स में लिखा रहता है 2 मिथाइल ब्यूटेन, आपको कहाँ से आया इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अभी तो मैं डेफिनेशन दिख रहा हूँ, मैं पढ़ाऊँगा तो हमें दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इधर से काउंटिंग करता, यहाँ ध्यान से देखना है, तो दूसरे पे एक मिथाइल दिखाई दे रहा है, दूसरे नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है एक मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हमने लिख दिया। कहाँ से आया छोड़ो, काम का नहीं अभी, वो हम कल देखेंगे, अभी हम बस देख रहे हैं। दूसरे नंबर पे एक मिथाइल है और 4 कार्बन है तो हमने लिखा ब्यूटेन, तो लिखा है 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस लाइन को पढ़ के पता चल रहा है कि दूसरे नंबर पे मिथाइल है। कितने नंबर पे मिथाइल है, दूसरे नंबर पे मिथाइल है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 2 मिथाइल का मतलब क्या है, दूसरे नंबर पे मिथाइल है, तो लोकेंट है ये। लोकेंट क्या करता है, साइड चेन के पोजीशन का लोकेशन बताता है। लोकेंट क्या करता है जरा सुन लो आप, इट्स सो SHOW, इट्स सो
द पोजिशन ऑफ साइड चेन, इट शो द पोजिशन ऑफ साइड चेन। क्लियर हो पा रहा होगा, ये साइड चेन के पोजिशन को आपको अच्छे से बताता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला लाइन क्लियर हो गया। फिर जरा सा रूट वर्ड एक देख लेते हैं। रूट वर्ड पहले क्या होता है, ये एग्जाम्पल ये लिखना है, ठीक है, तभी ध्यान रहेगा आपको। रूट वर्ड जरा से देखो, हमारी हेडिंग है रूट वर्ड। कई बुक्स में इसका नाम वर्ड रूट भी लिखा रहता है, आप देख लेना, अपने लैंग्वेज में देख लेना, वर्ड रूट या रूट वर्ड एक ही बात है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ हो, जरा देखो, नंबर ऑफ कार्बन दैट इज C1 C2 C3 C4 एंड सो ऑन। आपको याद होगा मैंने पहले दिन पढ़ाया था, इसका नाम मैथ था, इसका नाम ईथ, प्रोप, ब्यूट एंड सो ऑन। आपको मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था। इधर लिखा हुआ है नंबर ऑफ कार्बन, इधर लिखा हुआ है एल्क, तो इसको बोलते हैं रूट वर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स। रूट वर्ड क्या है हमारा, नंबर ऑफ कार्बन्स। तो बेसिकली इसको रूट वर्ड बोलेंगे। तो जरा कॉपी करना है। इसके बाद रूट वर्ड जब आपने कॉपी किया है तो वहीं पे एक कंसेप्ट, थोड़ा सा आज की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको लिखना है, जैसे पेरेंट चेन। क्या लिखना है, पेरेंट चेन, जिसको आज से हम लोग बोला करेंगे पीसी, जिससे आज से हम लोग बोला करेंगे पीसी। लिखेंगे पेरेंट चेन में लिखना है द पॉसिबल, ऐसे लिखना, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस कार्बन चेन, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस कार्बन चेन, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस कार्बन चेन, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज नोन एज पीसी, इज नोन एज पीसी। फुल स्टॉप फिर लिखना। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल चेन, it is also known as principal chain, it is also known as principal chain और main, MAIN, main chain, principal chain और main chain, it is also known as principal chain और main chain। क्लियर हो गया। फिर इसके थोड़ा हम लोग सफिक्स की ओर चलते हैं जरा सा। तो सेकेंडरी सफिक्स में लिखना, सेकेंडरी सफिक्स पहले करते हैं। लिखना इसमें द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, the senior most functional group, the senior most functional group that is P of G, कैपिटल P of G लिखना। P of G, P of G क्या है मैं पढ़ाऊंगा आगे, यहाँ पे बस कैपिटल लेटर में P of G लिखना, P F G, ठीक है। फिर इसका अगली हेडिंग लिखना प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग क्या है, प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद हमारी हेडिंग है प्राइमरी सफिक्स। इसमें लिखना it basically indicate the saturation and unsaturation, it basically indicate the saturation or unsaturation, the saturation or unsaturation, the saturation और unsaturation। जरा देखें, अगर किसी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो इसका नाम लिखेंगे इन। आज से ध्यान रखना आपको, आप तो जानते भी हो। अगर किसी मॉलिक्यूल में 1 डबल बॉन्ड आता है तो हम लिखते हैं इन। यहाँ देखना है 2 डबल बॉन्ड अगर आ जाएगा तो लिखेंगे डाई इन। 2 डबल बॉन्ड आएगा तो क्या लिखेंगे, डाई इन। यहाँ पे बोर्ड पे देखते चलें सभी बच्चे, जरा देखें। 3 डबल बॉन्ड अगर आ जाता है, 3 डबल बॉन्ड आ जाएगा तो लिखेंगे ट्राई इन। कहाँ यूज़ होगा मैं बताऊँगा, अभी बस हमें टेबल बनाना है, अभी बस हमें टेबल बनाना है। सिंगल बॉन्ड आएगा तो इन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, 2 डबल बॉन्ड डाई इन, 3 डबल बॉन्ड ट्राई इन। अगर कहीं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो लिखेंगे आइन। फिर कहीं 2 ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया, 2 ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो इसके जगह पर लिखेंगे डाई आइन। 3 ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो लिखेंगे ट्राई आइन। डबल प्लस ट्रिपल साथ आ गए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। डबल और ट्रिपल साथ आ जाएंगे तो ऐसे केस में हम लिखेंगे इन आइन, ऐसे केस में हम लिखेंगे इन आइन। ये थोड़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना है। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन आपको करना है। क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन करना है, ये थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर लिखना है अगली हेडिंग प्राइमरी प्रीफिक्स। 5 मिनट और लूँगा आपका, आप चिंता ना करें। प्राइमरी प्रीफिक्स, इसमें लिखेंगे इट बेसिकली इंडिकेट द मॉलिक्यूल इज साइक्लिक और असाइक्लिक, द मॉलिक्यूल इज साइक्लिक और असाइक्लिक,
द मॉलिक्यूल इज साइक्लिक और असाइक्लिक, द मॉलिक्यूल इज साइक्लिक और असाइक्लिक। अगर असाइक्लिक कंपाउंड होगा तो इसको एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अगर कहीं असाइक्लिक क्वेश्चन में कंपाउंड आएगा, मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो ये सब टेबल कहाँ यूज़ होगा आपको सब समझ में आ जाएगा, कल की क्लास में समझ में आएगा टेबल कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, आपको पूरा डिटेल में क्लियर होगा। अभी लिखा हुआ है कि अगर साइक्लिक कंपाउंड होगा तो एज इट इज कॉपी करना है, एज इट इज लिखना है। अगर किसी क्वेश्चन में एक रिंग अगर आ जाए, एक रिंग आ जाए तो उसके लिए लिखेंगे नाम लिखने से पहले साइक्लो, प्रीफिक्स मतलब पहले, नाम लिखने से पहले साइक्लो। 2 रिंग अगर आ जाए तो हम लिखेंगे बाई साइक्लो। 3 रिंग आ जाए, मतलब सॉरी 3 रिंग आ जाए तो लिखेंगे ट्राई साइक्लो। क्या लिखेंगे? ट्राई साइक्लो। क्या लिखेंगे? ट्राई साइक्लो। क्लियर हो गया? तो इतना रहने देते हैं, कल हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स करेंगे। यहाँ तक होमवर्क ये है कि अच्छे से रिवाइज़ करके आप आना, बहुत बढ़िया से रिवाइज़ करके आना, क्योंकि हम लोग कल करेंगे एल्केन। मुझे लगता है कल 1 घंटा एल्केन में ही चला जाएगा। इसके बाद एल्कीन एल्काइन तुरंत खत्म होगा, फिर हम लोग फटाफट टॉपिक को करेंगे। मुझे लगता है 5 to 6 क्लास तक में जाते जाते चैप्टर हमारा खत्म हो जाना चाहिए। मेरा तो टारगेट है 10 लेक्चर में हमारा चैप्टर ये वाला खत्म हो जाना चाहिए 10 या 12 लेक्चर के आसपास में खत्म हो जाएगा। तो आप देख लेना, और इसके असाइनमेंट अपलोड करवा दूंगा, आप वहाँ से इसको देख के अपने हिसाब से बढ़िया से असाइनमेंट धीरे धीरे ट्राई करना। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।